बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जनवरी में चिल्ला चिल्ला के तमगे गाड़ रहे थे कि मंगल का साल है, मंगल का साल है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने दावा किया था कि खेल में ये हो जाएगा और खेल फील्ड में, जिम में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हो रहा है बताइए ना, आधा साल तो बीत चुका है। कहीं कुछ दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा होगा टॉप लेवल का क्राइम, आपको दिख रहा होगा आपदाएं, सडन आती हुई आपदाएं। ज्योतिष के लिहाज से कुत्ता पालना सही होता है? क्योंकि मैंने कई लोगों का सुना है कि लक लेकर आया है। आपका अगर अष्टम में केतु है तो मैंने खुद भी बहुत सारे लोगों को सजेशन दिया कि आप कुत्तों को खाना डाल सकते हैं, आप कुत्तों को पाल सकते हैं। आज तो जैसे रील्स बना रही हैं लड़कियां, बना रही हैं गाली गलौज और अपना स्किन शो करना, ये सब चीजें हो रही। जिस व्यक्ति को ये लगता है ना कि वो प्रदर्शन करके सफल हो जाएगा, उसके लिए मैं सिर्फ एक शब्द कहूंगी कि अगर ऐसा होता तो सारी वेश्याएं सफल हो गई। वो लड़कियां जो समाज में गांव देहात में थी, जिन्हें हम आप घूंघट के बिना नहीं देखते थे, जो समाज में ऐसे बैकग्राउंड से आ रही हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसी रील्स बनाएंगी, वो बना रही हैं। तो वो क्या है? ये है सब राहु का मार्ग है। राहुल गांधी बनेंगे पीएम? केतु लोगों को खड़ा कर देता है, ये राहु नहीं है। राहु में एक भूख होती है लेकिन केतु में भूख नहीं होती है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। राहुल गांधी किंग मेकर हैं। अभी रिसेंटली में बहुमत की सरकार बनाएंगे बिहार में। और दूसरी चीज की, राहुल गांधी आप 28 के इलेक्शन में देखिएगा एक अलग ही चेहरे में दिखेंगे। राहुल गांधी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है 2025। ये 7 का अंक है, केतु का अंक है भाई, ये वर्ष केतु का है। धर्म और पाखंड, इन दोनों के बीच में अंतर को समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जिस तरह से एक नई ही पौध तैयार हो रही है, आप जहां भी देखिए, आप रील स्क्रॉल कीजिए तो आपको एक से बढ़कर एक ज्योतिष भी दिखेंगे। वो कुछ टोटके दिखाते हुए भी दिखेंगे, कुछ उपाय बताते हुए भी दिखेंगे। लेकिन क्या सब उपाय कारगर होते हैं? क्या ये तमाम टोटके जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ धर्म से प्रेरित हैं या फिर इनके पीछे कुछ और अध्ययन है? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। आज मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य अल्पना जी। अल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। पहले तो तमन्ना, थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे आमंत्रित किया और इतना बढ़िया टॉपिक चूज किया कि जिस पे हम चर्चा कर सकें। दूसरी बात क्या है कि तुम्हारा जो नाम है तमन्ना, हर व्यक्ति की एक तमन्ना होती है। हाँ। तो आज हमारी वो तमन्ना आप पूरी कर रही हैं। धन्यवाद। तो इसके लिए थैंक यू सो मच आपका। वैसे मेरे नाम के साथ बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मुझे तमन्ना हाँ, महाजन बोलना पड़ता है। बड़ा आजकल का ऐसा एक माहौल माहौल है ना कि मुझे पूरा अपना नाम बताना पड़ता है कि, और आज तो वैसे भी मैं बिल्कुल हाँ, प्रॉपर आप गेटअप में हैं, ऐसे अटायर में हूँ, तो गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदू हूँ और सनातन धर्म को मानती हूँ। लेकिन आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट भी उठाया, इसी से शुरुआत कर लेते हैं। क्या ये आजकल का जो सिनेरियो बना हुआ है, क्योंकि मैंने ये खुद झेला है नाम को लेकर कि मुझे मैं जब नई नई दिल्ली आई अपने घर से, तो जहाँ की मैं रहने वाली हूँ हिमाचल में, पंजाब में, वहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं होता है ये सब कुछ। जब मैं यहाँ पर आई 2007-8 में, तो मुझे कम से कम 1-1.5 साल बाद पता चला कि आधे से ज़्यादा लोग ऑफिस में मुझे दूसरी कम्युनिटी का समझते हैं। उसके बाद मैंने ये फैसला किया कि भाई पूरा नाम लूँगी। हालांकि मुझे किसी कम्युनिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल हाँ, मैं हूँ हिंदू, तो बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। तो मुझे तो क्या लगता है आपको कि ये कहाँ हम लोग जा रहे हैं और जहाँ हम जा रहे हैं वो सही है? मैं यहाँ पे एक पॉइंट को मेंशन करना चाहूँगी कि आपने कहा कि मुझे बाद में ये लगा कि लोग मुझे इस तरह से वॉच करते हैं। मुझे ये ठीक नहीं लगता, मुझे पर्सनली ये ठीक नहीं लगता कि किसी कम्युनिटी को एक अलग तरह से देखना, या उसको एक अलग ही वे में रखना, हीन उसमें रखना, या अपने से दूर समझना, अपनी एक लीक से, अपने समाज से हटके उसको वॉच करना, ये कहना कि ये अलग बिरादरी के हैं, ये अलग कम्युनिटी के हैं, तो ये भारत के संस्कार नहीं है। मुझे लगता है कि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात क्या है कि हमने सभी कम्युनिटी के लोगों को प्रेम से रखा है, भातृत्व से रखा है, अपनेपन से रखा है। जो भारतीयता की सबसे मूल जड़ें हैं वो क्या हैं, उसको समझिए ना। उसने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपनाया है। बट आपने जैसे कहा ना कि बेसिकली मैं हिमाचल और पंजाब के साइड की हूँ, बट मैं जब दिल्ली में आई
हाँ ओके तो एक चीज यहाँ और है, आपने बोला 2007-8 में, हाँ तो 7 के अंक पे भी अभी अपने लोग अभी चर्चा करेंगे। बड़ा अच्छा आपने एक बात यहाँ पे बोल दी है। तो आप जब यहाँ आई और आपने धीरे धीरे ये महसूस किया, तो मैंने ये यूपी बिहार का जो एरिया है इसमें स्पेशली मैंने देखा कि हालांकि ये चीज़ मैंने मुंबई में भी बहुत ज़्यादा वॉच की है, मैं 7.5 साल मुंबई रही हूँ, मैंने महाराष्ट्र में भी ये चीज़ देखी है, वहाँ पे भी ये चीज़ है। बट वहाँ पे क्या है कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो भी काफ़ी राइज वाली पोजीशंस में है, या फिर उनका एक अलग समाज है, तो वो लोग एक साथ मोस्टली नहीं रहते हैं, या जहाँ रहते भी हैं तो वहाँ पे वहाँ का जो कल्चर है ना वो इतना ज़्यादा पिंच नहीं करता है सामने वाले को, इस तरह से नहीं लेता कि उसे रियलाइज हो जाए। बट आप यही जब यूपी बिहार में आ जाएंगे तो दिल्ली में एक्चुअली में बहुत सारे अपने तरफ के लोग हैं, मैं खुद बिलोंग करती हूँ यूपी से। और आप ब्राह्मण हैं? हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। और आप ये देखिए ना, आपको मेरी मानसिकता में ये चीज़ कहीं नहीं दिखेगी, बिल्कुल नहीं दिखेगी। मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ, और बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ कि किसी कम्युनिटी की जो एक पर्सनालिटी है, एक ग्रो है, या एक गुड इमेज है, आप उसको केवल इसलिए निगलेक्ट कर दें कि वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है। नहीं करना चाहिए। मैं पर्सनली नहीं करती हूँ। किसी भी व्यक्ति को उसकी कास्ट से जज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है भाई। हाँ बिल्कुल। हमारे यहाँ आप एपीजे अब्दुल कलाम जैसे विद्वान, प्रकांड विद्वान, दैवज्ञ मैं तो कहूँगी, ऐसे लोग हैं, बताइए आप, थे जिन्होंने हमारे देश को जो दे दिया। विदेश नीति में आप सोच के देखिए कि अगर जो कार्य कलाम जी ने किया, परमाणु बम जिस तरह से उन्होंने जो हमें एक सपोर्ट सिस्टम दिया, अगर वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होता हमारे पास, तो क्या आज विदेशी जो हमारे साथ के हैं देश, उनमें हमारा लोहा माना जाता? इस तरह से नहीं माना जाता। हमारी विदेश नीति को स्ट्रांग कर दिया, हमारी छवि को बना दिया उन्होंने। और अगर हम उन्हें भी यही सोच के चल रहे होते तो क्या पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था ना। और आप खान सर को देखिए, प्रेजेंट टाइम में कितने वायरल हो रहे हैं। हाँ। ठीक, एक टीचर ही है ना वो, और डाउन टू अर्थ कहाँ से उठे हैं आप देखिए। आपको नहीं लगता कि उन्हें भी इन चीजों का सामना करना पड़ा होगा? बट आज वो लोग जिन्होंने उन्हें सिर्फ इसलिए जज किया होगा कि ये मुस्लिम हैं, आज उन्हें खुद पे शर्म आती होगी, और शायद अपनी सोच पे भी आती हो। और मैं उस परम पिता से ये प्रार्थना करूंगी कि भाई ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे कि किसी को भी उसके कास्ट से, कम्युनिटी से आप मत डिफाइन करिए। आप उसकी देखिए, किसी भी कास्ट में अच्छे बुरे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ मैं खुद ब्राह्मण हूँ, आप जानती हैं मैं ब्राह्मण हूँ, और बहुत सारे लोग जानते हैं मुझे कि डॉक्टर अल्पना मिश्रा ब्राह्मण हैं। बट फिर भी मैं इस चीज़ को कभी भी एग्री नहीं करती कि कोई ब्राह्मण नहीं है या कोई हिंदू नहीं है तो वो बुरा ही होगा। किसी व्यक्ति को इस तरह से जज करना भी उसको बुराई की तरफ ले जा सकता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। चलिए, ये तो बात होगी कास्ट हाँ। की, कम्युनिटी की। आजकल एक और टॉपिक बहुत छाया हुआ है जो अनिरुद्ध आचार्य जी ने कहा लड़कियों को लेकर। आपका इस बारे में क्या टेक है? एक बात मैं यहाँ आपसे पूछूंगी, लिव इन पे जो मसला फैला हुआ है, सारा रायता वो लिव इन पे फैला हुआ है। मैं ये कह रही हूँ कि लिव इन में जब तक पुरुष रहते थे तब तक पेट में दर्द नहीं था। सोच के देखिएगा एक बार। और ये सारा बखेड़ा जितना चैनल्स पे फैल रहा है, ये मोस्टली लड़कियों पे डिस्कशन हो रहा है। ये भी ध्यान दीजिएगा, आपने वॉच किया कि लड़कियों पे डिस्कशन हो रहा है। बट उन्होंने जब कहा तो वो लिव इन की केवल बात हुई थी, लड़का और लड़की की नहीं, मेल फीमेल का वो नहीं था। ठीक है, पॉइंट तो ये है ना। और लिव इन में कोई अकेला नहीं रहता है। हाँ। लिव इन होता है ना तो आप किसी के साथ रह रहे हैं ना। तो वो जो बॉय और गर्ल का कॉन्सेप्ट है तो वो दोनों के लिए है, बोथ है। बट ये जो डिस्कशन है ये स्पेशली गर्ल्स पे हो रहे हैं, लड़कियों पे हो रहे हैं। ये वॉच किया आपने? पहली चीज। दूसरी चीज कि मैं खुद पर्सनली इस चीज को जस्टिफाई नहीं करती हूँ कि लिव इन में रहना चाहिए। उसका कारण क्या है ये भी बता रही हूँ। उसका कारण ये है कि लिव इन का नुकसान लड़कियों को होता है। बिल्कुल।
जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं 27 साल से ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ और 7th क्लास से पेड एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। तो मेरा जो अपना अनुभव रहा, जो मेरा पर्सनल अनुभव रहा है इस क्षेत्र में, लोग मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, तो बहुत सारी मैंने ऐसी लड़कियां देखी जो लिव इन में रह रही थी और बहुत खुशी खुशी रह रही थी, बहुत हैप्पीली रह रही थी, बट उस पार्टनर ने उनसे शादी नहीं की। शादी नहीं की, केवल किस लिए नहीं की ये भी समझिएगा। उनका कहना यह था कि जब तुम मेरे साथ रह सकती हो तो किसी और के साथ भी रह सकती हो। और ये कॉमन चीज है तमन्ना, आपने भी ये चीज सुनी होगी कि अब आप उस लड़के की मानसिकता देखिए कि जो आपके साथ ही रह रहा था और आपके लिए उसका ये सोच है। समझ रही हैं आप? और अगर वो आपसे इन दी शादी कर भी लेता है तो जो मस्तिष्क में विचार होते हैं ना, वो आपको पूरी लाइफ हर्ट करता रहेगा। ठीक है? तो ये चीजें स्पेशली जो इफेक्ट डालती है ना, वो गर्ल्स की लाइफ पे डालती हैं। क्यों डालती हैं? इसका एक दूसरा पॉइंट और भी है कि मातृत्व स्त्री के पास ही है, महिला के पास ही है। जब आप लिव इन में रह रही हैं तो आप उससे प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं। ठीक? और कितने बॉयज प्रिकॉशन लेते हैं, और लेते भी हैं तो उन्हें इसका साइड इफेक्ट कितने होते हैं, कोई बता दे मुझे। मोस्टली प्रॉब्लम्स गर्ल्स को ही होती हैं, लेडीज को होती हैं। आईवीएफ कराने जाते हैं तो कितने ट्रीटमेंट पुरुष करा रहे हैं, महिला ही करा रही है ना। बिल्कुल। वो बेबी उसे ही कैरी करना है, उसे ही कंसीव करना है, उसे ही जन्म भी देना है। तो उसके सारे साइड इफेक्ट्स कौन झेल रहा है? वो महिला झेल रही है, वो गर्ल जो है, वो लड़की जो है, वो झेल रही है। इसलिए मैं लिव इन का समर्थन नहीं करती हूँ। लिव इन एक्चुअल में एक हम पाश्चात्य संस्कृति को ना ओढ़ते चले जा रहे हैं। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि वहाँ जो कल्चर है ना, वो उसके लिए पूरी तरह से उन्मुक्त हैं। आप समझ रहे हैं? वो उन्मुक्त हैं उसमें। वहाँ पार्टनर आपको ब्लेम भी नहीं करता। हाँ। ये भी समझिएगा। बट यहाँ करता है। हाँ। यहाँ वो चीज़ नहीं है। यहाँ तो आप ये समझिए कि लिव इन में जो नहीं भी रह रहे हैं ना, वो भी बॉयफ्रेंड या फिर कोई ऐसा आपका मंगेतर है और आप उसके साथ साल भर से डेट कर रहे हो, फिर आपकी मंगेतर की मैं बता रही हूँ कि आपकी शादी तय हुई, उसके बाद आप उससे डेट कर रहे हो और आप शादी उनसे कर रहे हो, तो वो भी सुना देते हैं। एक एक कल्चर है इंडिया का। तो एक कहते हैं ना कि दूसरों को देख करके यार शेर नहीं बन सकता, तो उसी तरह हमें पाश्चात्य संस्कृति ओढ़ने से पहले अपनी मानसिकता को देखना होगा कि हमारी जड़ें कहाँ हैं। और आप विश्वास मानिए तमन्ना, जो भारतीय संस्कार है ना, जो सनातन धर्म है, उसकी जड़ें बहुत बढ़िया हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मैंने विवाह जैसा मजबूत रिश्ता आज तक मैं बता रही हूँ, और आगामी वर्षों में आप देखिएगा कितना भी लोग इस चीज़ को कह लें कि विवाह का ख़त्म हो रहा है क्रेज़ और ये ख़त्म हो रहा है, इसके बाद भी आप देखिए कि विवाह से मजबूत रिश्ता आपको कोई दिख रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता, ये चीज जो आप कह रही है ना, विवाह से मजबूत रिश्ता और साथ में पाश्चात्य संस्कृति, इस पे बहुत लंबी बातचीत हो सकती है। यस, लेकिन विवाह से जुड़ी जो बात है, हाँ, ये आजकल ट्रेंड चल गया है कि एक तो अकेले रहने का, शादी ना करो, और दूसरा जिन्होंने शादी कर ली है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हम कुत्ता ले लेंगे, हम वो हमारा पेट ही हमारा बच्चा है। मेरे को तो वैसे ये लॉजिक समझ नहीं आता कि पेट आपका बच्चा कैसे हो सकता है। और ये एक और मतलब एक नया सेगमेंट तैयार हो रहा है जो बच्चा पैदा नहीं करना चाहते। बिल्कुल। तो पहला पॉइंट तो मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल जवाब दूंगी यहाँ, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हूँ, अध्यात्म और धर्म को बहुत मानती हूँ और जानती हूँ। जिसके आपका कितना अच्छा लग रहा है लाइट में इस वक्त मेकअप। थैंक यू। लाइट चली गई है ना? हाँ, जनरेटर। ये पॉइंट वही पॉइंट है जो तुमने कुत्ते वाली बात छेड़ी है ना, और जो मैं रिप्लाई करने जा रही थी, और वहाँ पे लाइट का जाना। अभी आपने जो क्वेश्चन किया इस पे हम रिप्लाई कर ही रहे थे और सडन लाइट चली गई। ठीक है? अब मैं आपको एक ज्योतिष क्या होता है ना, इतने ही पॉइंट से मैं आपको क्लियर कर सकती हूँ। आपने बोला कि वो कुत्ता पाल लेते हैं, ठीक है? कुत्ता प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी में केतु है। अच्छा। और केतु डिटैचमेंट है।
केतु की बात अगर छिड़ रही है, आप फोन पे किसी से बात कर रहे हो ना और उसका केतु का ट्रांजिट निकल रहा हो, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, अंतर दशा निकल रही हो, आपकी कॉल में डिस्कनेक्शन आने लगेगा। अच्छा, आप देखिए यहाँ लाइट चली गई थी तुरंत। केतु की बात हो और डिटैचमेंट ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। केतु की चर्चा हो और वहां से कट ना लगे, पॉसिबल ही नहीं है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। एस्ट्रोलॉजी ना बहुत बढ़िया एक ज्ञान है। मैं तो इसको ऐसी खूबसूरत गॉड गिफ्ट कहूंगी, ईश्वर का दिया एक ऐसा उपहार है एस्ट्रोलॉजी, जो शायद हम लोगों के लिए वरदान जैसा है। मैं तो अपने आप को बिना एस्ट्रोलॉजी की सोच भी नहीं सकती। तो आपने जो क्वेश्चन किया उसको कंटिन्यू करते हैं कि वो बच्चा नहीं करना चाहते और कुत्ता पाल लेना बेहतर समझते हैं। अब मैं तमन्ना यहाँ पे एक बात बोलूंगी, जिसके नसीब में कुत्ते का ही गंदगी उठाना लिखा हुआ हो तो वो कैसे बच्चे की उठा लेगा? सोच के देखिए, उसकी मानसिकता में नहीं आएगा। तुमने पिछले जन्म में तो कुत्ते का खाया हुआ था। भाई आप जिस कुत्ते को ला रहे हैं उसका कहीं ना कहीं आपसे ऋणानुबंध होगा, तभी तो आप कुत्ता लेके आए। और आप बच्चा क्यों नहीं पालना चाह रहे हैं? क्योंकि आपका मानवता पर से विश्वास उठ रहा है। आपको ये लगता है, देखिए कुत्ता जो होता है ना, आप उसके साथ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करोगे, बट मानसिकता ये बन गई है कि हमें बेबी के साथ ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी। अच्छा एक चीज और भी है कि कुत्ता आपसे पलट के क्वेश्चन नहीं करेगा। पॉइंट ये है कि हम आज की जनरेशन जो है ना, वो जवाबदेही नहीं चाहती है। और ये फैमिलीज में भी है। आप देखिए फैमिलीज में भी ये कल्चर बहुत तेजी से हो रहा है कि हम किसी को जवाब नहीं देना चाहते। पति पत्नी से बोलता है कि तुम्हें क्या मतलब है, पत्नी बोलती है कि मैं क्यों बताऊं। और अगर पति थोड़ा पूछ ले तो बोलेंगे कि आप मेरी आजादी पे फाउंडेशन लगा रहे हो रहा है, आज खूब हो रहा है। सास बहू से नहीं पूछ सकती है। और पहले क्या था कि पहले हम अपनी जवाबदेही समझते थे और उसको केवल समझते ही नहीं थे, उसे होल्ड भी करते थे, अपना कर्तव्य समझ के करते थे। हमें लगता था कि भाई हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं और सामने वाले को हमें इसके लिए उत्तर देना पड़ेगा। तो क्या समय के साथ कुत्ते को तो उत्तर नहीं देना पड़ेगा। भाई जाहिर सी बात है कि जो जानवर है उसको आप लाइए कैसे भी रखिए, और अगर आप उससे बहुत जो प्यार से रख रहे हो ना, मैंने बहुत सारे पेट लवर्स को देखा है, वो बिल्ली कुत्ते तोता पाल रहे हैं और बहुत, आप बिलीव नहीं करेंगी, एक ही मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। मैं वैशाली में रहती थी, यहाँ नोएडा में, और वहाँ पे हमारे ऊपर वाले फ्लोर में जो रहती थी, उन्होंने कैट्स पाल रखे थे, ठीक है। तो उन्होंने और कैट को आप ये सोचिए ब्रश तक कराती थी मैडम, मैंने खुद देखा कि वो ब्रश तक करा रही हैं, उसकी बहुत केयर कर रही हैं। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए भाई, आप किसी को लाए हो तो उसको अच्छे से रखना चाहिए, आई एग्री। पर मेरा जो अनुभव रहा कि उनका गेट इतना सा भी खुला रह जाता था ना तो वो बिल्ली भाग जाती थी, और इतनी तेजी से भागती थी, कई बार तो वो हमारे यहाँ जाल के रास्ते उतर के आ गई। ठीक, अब मैं आपसे एक बात पूछूंगी कि आप उसे इतना प्यार दे रहे हो फिर भी वो भाग क्यों रही है? बताइए, रिप्लाई करिए, बताइए। क्योंकि जानवर का स्वभाव है जंगल में रहना, जानवर का स्वभाव है स्वतंत्र विचरण करना, और वो उसको अपनी प्रजाति में ही अच्छा लगेगा। किसी को आप उसकी प्रजाति से काट के अलग कर देते हो और आप उसको फिर चाहे सोने के पिंजरे में भी रख दो, बट पिंजरा पिंजरा होता है। आप उसको कार से घुमाने ले जा रहे हो, पर आपने कभी सोचा है कि ना आप उसकी भाषा समझ पाते हो ना वो आपकी भाषा समझ पाता है। मैं ये मानती हूँ कि हमें जानवरों की केयर करनी चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, उन्हें खाने पीने की सुविधाएं देनी चाहिए, उन पे अत्याचार नहीं करने चाहिए। पर हम ये जंगल में भी कर सकते हैं। हम पहले क्या होता था, पहले आप सोचिए क्या होता था, हम गाय भैंस पालते थे। आपने भी पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक, वाइल्ड एनिमल्स पढ़े हैं ना। तो जो एक प्रजाति होती है ना, हर प्रजाति वाले को, आपको अगर अभी कह दिया जाए कि ऊंटों के साथ रहिए, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो हम ये कैसे उम्मीद कर रहे हैं पेट से कि हम बिल्ली कुत्ते को ला के पाल रहे हैं, उनको प्रॉपर पूरे टाइम आप उनको रखते हैं, आप उनको 1 घंटे के लिए बाहर घुमाने ले जाते हैं, वो भी आप एक चेन डाल के रखते हैं उनके।
भाई जाहिर सी बात है कि आप उनको कभी एक टाइम के लिए निकाल रहे हैं तो वो अपनी प्रजाति वालों के तरफ भागेंगे, भागेंगे ही भाई, आकर्षण होता है। और मैंने उस बिल्ली को ही देखा कि वो कितना भी कोशिश करती थी ना, वो भागती बिल्ली के ही पास थी, वो भागती बाहर ही थी। अच्छा, ज्योतिष के लिहाज से कुत्ता पालना सही होता है? क्योंकि मैंने कई लोगों का सुना है कि लक लेकर आया है। नहीं, मैं यहाँ एक चीज आपको मेंशन करूंगी, ज्योतिष के लिहाज से कुत्ता पालना नहीं अच्छा होता है। किसी का केतु, अब आप समझिएगा कि अगर जन्म कुंडली में केतु नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है, केतु अष्टम में प्लेस्ड है, केतु आपके सेकंड में प्लेस्ड है, और केतु से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बार बार दुर्घटना हो रही है, या फिर आपको ब्लॉकेज बार बार आ जाता है, आपका काम लास्ट में जाके 100 जब आप सांप सीढ़ी का खेल देखा है ना, 99 पे सांप काट जाता है, अगर ऐसी पोजीशन है तो आप कुत्ता पाल सकते हैं। बट आप हमारे ज्योतिष की खूबसूरती देखिए कि पहले क्या होता था। आप कुत्ता नहीं, पहले तो लोग कुत्ता नहीं पाल रहे हैं, ठीक, गाय पालते थे, बैल पालते थे, भैंस पालते थे। पहले क्या होता था कि अगर आपके ऊपर केतु से, केतु का मतलब है कि कोई ना कोई ऋण आपका है, तो आप अपने ऋण को उतारिए। बेहतर ये होगा कि आप उसको ऋण को उतारिए, ऋण मुक्त होइए। और ऋण मुक्त होने के लिए आपको त्र्यंबकेश्वर जी जाना चाहिए, नासिक जाना चाहिए, और वहां जाकर के उस ऋण के लिए शांति पूजा करवानी चाहिए, उससे वो बेहतर रिजल्ट्स देता है। फिर आपका अगर अष्टम में केतु है, तो मैंने खुद भी बहुत सारे लोगों को सजेशन दिया कि आप कुत्तों को खाना डाल सकते हैं, आप कुत्तों को पाल सकते हैं। तो कुत्तों का पालना केवल ये नहीं होता है कि हम उसको घर में लाके पाल लें। पालन पोषण ये होता है कि आप किसी को, बहुत सारे आपने देखा होगा कि अनाथालय में बच्चे रह रहे हैं, पर लोग उसके लिए खर्च कर रहे हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, उन्हें कपड़े दे रहे हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पालना वो होता है। तो आप अगर ऐसी पोजीशन में आपका केतु है तो फिर आप डॉग पाल सकते हैं, वो ठीक होता है। पर उसमें भी मैंने देखा है कि लोग जर्मन शेफर्ड पाल रहे हैं, फॉरेन से एक एक ब्रीड के बढ़िया बढ़िया नस्ल के आप कुत्ते ला रहे हैं, तो फिर आप कुत्तों का पालन क्या कर रहे हैं? आप सोच के देखिए कि ऋण आपका तब कटेगा जब आप बेस से वो काम करेंगे, बेस से काम करेंगे। आपका बंधन कहाँ जुड़ा है? जब आप उससे काम करेंगे तो आप ग्रो करेंगे, आप हाइट पे जाएंगे। और जब आप उससे नहीं अटैच हो रहे हैं ना, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी लाइफ में नुकसान। बहुत सारे लोगों को आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रखा। मेरे पास परसों एक कुंडली आई थी, और ये रियल स्टोरी है, आप इसे सर्च भी कर सकते हैं। एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने मेरे पास कुंडली भेजी, ठीक है, और कुंडली भेजने के बाद मुझसे पूछा बताइए इसके विषय में। तो जैसा कि मैंने जब उस कुंडली को देखा तो मुझे कुछ अजीब सा उसमें लगा। पर होता क्या है, मैंने जो अपने जीवन में सीखा, मेरे गुरु महाराज ने मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी सिखाई थी कि कभी भी बेटा कोई भी जन्म कुंडली देखना तो उसमें पहला आंसर नेगेटिव मत करना। कभी भी कोई जातक आपके पास आता है तो उसको पहला रिप्लाई नेगेटिव नहीं करना। पॉइंट इज दिस कि जो आपके पास आ रहा है ना, वो पहले से ही नेगेटिविटी से ग्रसित है, इसीलिए आपके पास आ रहा है ना। तो आप उसको नेगेटिव रिप्लाई करके नेगेटिव नेगेटिव क्रिएट करोगे। तो पहला रिप्लाई एटलीस्ट पॉजिटिव आप करिए, उसके बाद प्रॉब्लम्स हैं, ब्लॉकेज हैं, आप उन्हें बताइए, पर उसको इस तरह से बताइए कि वो पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि एक ज्योतिषी का सबसे पहला कर्तव्य होता है किसी के ऑरा को पॉजिटिव बनाना। क्योंकि जब खुद ही पॉजिटिव नहीं होगा तो कोई काम कैसे करेगा, कोई रेमेडी कैसे करेगा। तो मैंने उनको जो सबसे पहला आंसर किया वो ये किया कि कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, और इस बच्चे का जुपिटर बहुत अच्छा है। ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन वाला, किसी भी चीज़ को टॉप लेवल तक करने वाला होगा, और कुंडली में दम है। तो उन्होंने बोला कि हाँ सही है। फिर उनका नेक्स्ट रिप्लाई आप सुनिएगा। उन्होंने मेरे से बोला कि मैडम आप थोड़ा इत्मीनान से कुंडली देखिएगा, ठीक है। तो मैंने उनको नेक्स्ट जो रिप्लाई किया कि वो ठीक है, पर मुझे जो दिखता है वो ये दिखता है कि इस बच्चे की कुंडली में दुर्घटना के बहुत सारे योग हैं, और इसका आयु खंड बहुत कमज़ोर है, ठीक।
बस मेरे मुंह से ये शब्द निकलने की देर थी कि वो रोने लगे। मैंने जैसे ही ये चीज़ कही कि इसका आयुखंड कमज़ोर है, वो रोने लगे। और तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली कि मैम ये मेरा बेटा एक्सपायर कर गया। ठीक, तो मैंने उनसे बोला कि मैं जब ये कुंडली देख रही थी तो मुझे ये चीज़ लगी, पर मैंने आपसे बोली नहीं वो। और कारण ये है कि आप खुद सोच के देखिए कि आप किसी के माता पिता से ये कैसे कह सकते हो कि आपकी संतान नहीं है या चली जाएगी? नहीं कह सकते, और कहना भी नहीं चाहिए, किसी ज्योतिषी को नहीं कहना चाहिए। ये महाकाल का कार्यक्षेत्र है, उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए, आयुखंड को नहीं छूना चाहिए। पर आप उससे ये कह सकते हो कि प्रॉब्लम्स आएंगी, ट्रबल्स आएंगे और आयुखंड कमज़ोर है, या इसके लिए आप उपाय करिए, ये कह सकते हो। तो मैंने जैसे ही ये चीज़ बोली ना, वो समझ गए इस बात को, मेरे जो इंडिकेशन था उसको समझ गए और बोले कि हाँ मैम ये चीज़ हो चुकी है, और एक दुर्घटना में ही उसकी डेथ हुई थी। ठीक, अब आपने जो क्वेश्चन किया ना, मैं उसी पे आ रही हूँ। आपने कहा कि कुत्ता पालना चाहिए, ठीक है। वो जो बच्चा डेथ कर गया ना, वो उनसे बार बार बोलता था कि पापा कुत्ता पाल लेते हैं, और उन्होंने कुत्ता तब पाला जब उसकी डेथ हो गई, तब उन्हें वो रियलाइज हुआ। तो एक्चुअल में जो कर्मा है ना, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर किसी का आयु खंड, अब मुझे वो कुंडली मैंने देख करके उनको तुरंत ये चीज़ रिप्लाई क्यों नहीं की? मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं नेगेटिव रिप्लाई करना पसंद नहीं करती हूँ, नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि उनको मैंने आयु खंड केवल कमज़ोर होकर क्यों बोला कि भाई वो उस चीज़ को समझ जाएंगे, माता पिता है ना भाई, हमसे ही कोई हमारे बच्चे के बारे में बोल दे तो। तीसरी चीज़ क्या है कि बच्चा, जब मैंने उसकी कुंडली देखी और मैंने उनको ये चीज़ बाद में बोली भी है कि इस बच्चे की आत्मा मुक्त नहीं हुई है, तब उन्होंने मेरे को बोला मैम मुझे ये चीज़ बार बार लगती है, क्योंकि मैं कहीं बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मुझे कुछ बोल रहा है। मैं कई बार निकला तो मुझे लगा कि ये मुझसे कुछ यहाँ बोल रहा है कि पापा इधर से नहीं जाओ। तो मैंने कहा कि जब हम कोई कुंडली देखते हैं, मैं आपको भी बता रही हूँ, जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर कोई कुंडली देखता है ना, तो उसे उस कुंडली को देख के ऑरा समझ में आ जाता है कि इस कुंडली में ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर उसमें ये होता कि ये है ही नहीं आत्मा इस धरती पे, तो ऐसी मेरे वाइब्रेशन ऐसी आती मुझे कि मुझे लगता है कि नहीं ये कुंडली देखना बेकार है, अच्छा, इसका कोई अर्थ नहीं है। बट मुझे वाइब्स ऐसी आ रही थी कि ये कुछ ना कुछ हिडन है इसमें, मुझे वाइब्स आ रही थी उस कुंडली को देख के, मुझे बार बार लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ है इसमें। और मैंने जैसे ही उस कुंडली को देखा तो रिजल्ट निकल के ये सामने आया। तो मेरा कहने का मतलब केवल इतना है कि आप केतु की जो रेमेडी है ना, अगर आपका केतु स्ट्रांग है, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव वे में स्ट्रांग है, तो वो आपको कितना भी, आप एक नया इतिहास लिखोगे। और केतु स्ट्रांग है, इसके लक्षण कैसे पता चलेंगे अगर मुझे, मैं ज्योतिष हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। केतु स्ट्रांग है, इसके लक्षण आपको ऐसे पता चलेंगे कि आप किसी भी काम को जब कर रहे हो ना, तो ब्लॉकेज आएगी। ठीक, आप तैयार चीज एक्सेप्ट नहीं करोगे। तैयार चीज, केतु स्ट्रांग जिनका होता है ना, वो पकी पकाई मलाई नहीं खाते, वो दूध दूहते हैं, गरम करते हैं, फिर उसको दही, फिर छाछ, फिर घी बनाते हैं, वो वाला प्रोसेस उनका होता है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण है राहुल गांधी। अच्छा जी, आप वर्तमान समय में लीजिए राहुल गांधी को। आप ये सोचिए कि सोनिया गांधी के पास 2 मौके थे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के, और राहुल गांधी के पास 2 मौके थे प्रधानमंत्री बनने के। राहुल गांधी प्रॉपर 7 नंबरी हैं, प्रॉपर 7 नंबरी। मुझे नहीं पता कि लोग उनकी किस वे पे जनकुंडली डिफाइन करते हैं, मैं नहीं जानती बाकी एस्ट्रोलॉजर कैसे करते हैं, और उनकी डेट ऑफ बर्थ किस तरह से न्यूमरोलॉजिकल लोग निकालते हैं। बट मैं जिस अंक ज्योतिष को करती हूँ, उससे आप उनके प्रिडिक्शंस निकाल लीजिए, और मैं इस चीज़ को दावे के साथ कहती हूँ, मैं जो प्रिडिक्शंस निकाल के दे रही हूँ, अगर वो रॉन्ग हो तो आप चैलेंज कर दीजिए। क्या कहती है राहुल? प्रॉपर राहुल गांधी 7 नंबरी हैं, प्रॉपर 7 नंबरी हैं। उसका आप देखिए कि उनको क्रीम पोजीशन मिल सकती थी भाई, राजघराने में पैदा लिए हैं, राजयोग ले करके आए हैं भाई, उनको तो कहते हैं ना चांदी का चम्मच लेके पैदा लेना, उस पोजीशन में थे। बट फिर भी वो नहीं बने प्रधानमंत्री, मदर ने नहीं बनने दिया, या उनकी, आपको लगता है कि उनकी खुद की इच्छा होती तो मदर मना कर देती? पॉसिबल ही नहीं है ना। नहीं। बट वो नहीं बने,
और आप ये देखिए कि उसके बाद उन्हें पप्पू बना दिया गया, जैसा कि कॉमन भाषा में कहा गया कि ये पप्पू है, पप्पू है, खूब वायरल भी हुआ। उसके बाद भी उस बंदे ने हार नहीं मानी। ये है पॉजिटिव केतु। पॉजिटिव केतु क्या होता है कि पकी पकाई चीज एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो मुक्त रहता है हर चीज से। पर वो जब पीछे पड़ जाता है ना, जब वो किसी चीज में लग जाएगा, तो वो फिर अपनी भूमि तैयार कर लेगा और इतिहास रच देगा। और आप इस चीज को राहुल गांधी से देखिए कि एक टाइम था कि जो लोग उन्हें पप्पू कहते थे, आप प्रेजेंट टाइम में पिछले पॉडकास्ट 4 महीने को उठा के देख लीजिए, आप अभी सडन का टाइम देख लीजिए, और आप 2025 देख लीजिए। राहुल गांधी 7 नंबरी ना हो, इस चीज के लिए आप एक पॉडकास्ट मेरे साथ कर सकते हैं, मैं इसको प्रूफ कर दूंगी। 2025 में ही आके राहुल गांधी को आप देखिए ना कि एक चमक गए हैं राहुल गांधी। बिल्कुल। उनके जो भी काम है, आप प्रेजेंट टाइम में देखिए, धड़ाधड़ उनके लगातार आप वायरल हो रही है रील्स। उन्होंने वो काम करके दिखा दिया जो लोगों ने सोचा भी नहीं था। कोई उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी ऐसा काम कर पाएंगे, और राहुल गांधी वो काम करते रहे जो दिख नहीं रहा था लोगों को। ऐसा मिरेकल आया ना सामने आपको। जिस बंदे को पकी पकाई चीज थाली में मिली थी, उसने स्वीकार नहीं की, उसने बिल्कुल ऐसे कह दिया कि भाई मुझे चाहिए ही नहीं। और फिर उसने एक नया अध्याय लिख दिया कांग्रेस के झोली के लिए आने वाले टाइम में। दूसरी चीज, अच्छे केतु की निशानी बता रही हूं आपको। ओशो रजनीश जी को आप देखिए कि वो जब तक जीवित रहे उतना लोगों ने सर्च नहीं किया होगा जितना मरणोपरांत सर्च किए गए। ये पॉजिटिव केतु है, और यही राहुल गांधी के साथ होगा। राहुल गांधी बनेंगे पीएम? क्या कहते हैं? राहुल गांधी किंग मेकर हैं। एक होता है किंग, जो राजा होता है, अपने लिए सोचता है और प्रजा के लिए सोचता है। एक होता है जो राजा बनाता है। केतु लोगों को खड़ा कर देता है, ये राहु नहीं है। राहु में एक भूख होती है, लेकिन केतु में भूख नहीं होती है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अभी रिसेंटली में ये बहुमत की सरकार बनाएंगे बिहार में। अच्छा। और हाँ, बहुमत की सरकार बनाएंगे। और दूसरी चीज की, राहुल गांधी आप 28 के इलेक्शन में देखिएगा, एक अलग ही चेहरे में दिखेंगे आपको। राहुल गांधी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2025 ये 7 का अंक है, केतु का अंक है भाई, ये वर्ष केतु का है। आप देखिए पॉडकास्टर जनवरी में चिल्ला चिल्ला के तमगे गाड़ रहे थे कि मंगल का साल है, मंगल का साल है। कितने तमगे गाड़ रहे थे। और बहुत सारे पॉडकास्टर, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, मैं तो यहीं बैठ के आपके सामने बोल रही हूँ, इसी मंच से बोल रही हूँ, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने दावा किया था कि खेल में ये हो जाएगा, और खेल फील्ड में, जिम में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हो रहा है बताइए ना, आधा साल तो बीत चुका है। कहीं कुछ दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा होगा क्राइम, टॉप लेवल का क्राइम, जो सोचा नहीं था ऐसा क्राइम। आपको दिख रहा होगा आपदाएं, सडन आती हुई आपदाएं। ठीक, आप जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं, आप मैक्सिमम देखिएगा 7 के अंक पे आई हैं। 7 जनवरी को कैलिफोर्निया में आग लगी, और वो आग कैसे लगी वो हिडन है, पता ही नहीं चला कैसे लगी। बहुत सारे लोगों का तो ये भी अंदाजा है, जो मैंने भी देखा था उस टाइम पीरियड को, जब उसका ट्रांजिट और प्रेशर कुंडली निकाली थी, कि वो किसी तीर से लगाई गई आग होगी। मतलब किसी तरह का कोई ऐसा काम हुआ होगा जिससे वहां पे आग लगाई गई या लगी। ठीक, उसके बाद आप देखिए कि जो हमारे फेस्टिवल्स पड़ रहे हैं, जैसे अभी एक ट्रांजिट हो रहा है, आप देखिए 7 तारीख को पितृपक्ष 7 को शुरू हो रहा है। ठीक है, आप जब क्या कहते हैं, जो सूर्य का गोचर हुआ वो भी 7 के अंक पे हुआ। ठीक, इस समय प्रेजेंट टाइम में सूर्य केतु के साथ ही चल रहा है और सिंह राशि में चल रहा है। और आप ये सोचिए, इस समय राहुल गांधी झंडे गाड़ रहे हैं। दूसरे लोग ये कहेंगे कि सूर्य सिंह राशि में और केतु के साथ ग्रहण लगा हुआ है, तो ग्रहण उसके लिए नहीं लगा हुआ है। ये है मजबूत केतु। ये होता है मजबूत केतु कि धारा के विपरीत जो नाविक तैर जाए ना, वो है पॉजिटिव केतु। बिहार के इलेक्शन में कौन सा चेहरा चमकने वाला है? बहुमत की सरकार आएगी ये? हाँ, मेरा जो प्रिडिक्शन है वो ये कहता है बहुमत की सरकार आएगी। और मामला मतलब मैक्सिमम जो प्रिडिक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग तेजस्वी यादव का अच्छा वो दिखाई देता है मुझे। एक चीज मैं यहाँ ये भी कहूंगी कि
तेजस्वी यादव का खुद का बोया हुआ इतना नहीं होगा, ये किसी दूसरे का बोया होगा, वो काट तेजस्वी यादव ले जाएंगे। वो वैसे मुझे ऐसे ही लगते हैं साढ़े वो उस तरह का कंडीशन दिखाई दे रही है। और फिलहाल मैं इस मामले में तो बिहार की त्रासदी कहूंगी, क्योंकि बहुत अच्छा मैं कार्यकाल लालू जी का बहुत कुछ कर सकते थे, वो बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, बट उन्होंने उस तरह से नहीं किया, और जो किया वो सबके सामने है। हाँ। आप सब भी देख रहे हैं। तो जो बिहार की पोजीशन है वो फिलहाल तो मामला ऐसे ही दिख रहा है, और जो प्रश्न कुंडलियां दिखा रही हैं वो भी रिजल्ट ऐसे ही दिखा रही हैं। अब आप देखिए कि जो वीक केतु अगर खराब है, किसी का केतु खराब है, तो आप कैसे काम करोगे, कैसे आप उसको पहचानोगे, ये बता रही हूँ आपको। किसी का केतु अगर खराब होता है ना, तो वो पहली चीज तो सनकी होता है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा ना कि बहुत ही सनकी होते हैं, किसी काम के पीछे लगना किसी तो- काम के पीछे लगना तो पॉजिटिव केतु है, बट किसी काम के पीछे नेगेटिव वे में लगना, मीन मेक ही निकालते रह जाना, और उसमें कुछ पॉजिटिव ग्रो ना कर जाना, वो नेगेटिव केतु है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब नेगेटिव केतु होता है ना, तो आप बिल्कुल राइज वाली पोजीशन पे जा करके भी ना कुछ कर नहीं पाते हो और नीचे गिर जाते हो, और ऐसा आपके साथ बार बार होता है। ठीक। दूसरी चीज कि आपने जितने ड्रग्स एडिक्ट देखे ना, मैंने आपसे भी एक चीज बताई थी कि पॉजिटिव केतु कैसा होता है कि थाली में परोसा हुआ एक्सेप्ट नहीं करता, उसी तरह नेगेटिव केतु को डिफाइन करती हूँ। कोई मदर फादर ये कहते होंगे कि बेटा तुम ड्रग्स लेने लगो, कोई पेरेंट्स ये बोलेगा अपने बच्चे से कि तुम आतंकवादी बन जाओ? नहीं बोलेगा ना। कोई मदर फादर समाज ये बोलेगा अपने बच्चे से कि तुम जाकर रेपिस्ट बन जाओ? नहीं बोलेगा ना। पर ये सब नेगेटिव केतु है। वो भी क्या है, एक नई भूमि अपने लिए तैयार कर ली और एक क्रिमिनल माइंडेड हो गए, ये नेगेटिव केतु है। ये प्रॉपर नेगेटिव, जितने आतंकवादी हैं नेगेटिव केतु हैं, टॉप क्लास के आतंकवादी। जो बीच वाले उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, जैसे ओसामा बिन लादेन है या कसाब है, ये नेगेटिव केतु था जिसका खुद का ब्रेन नहीं है। केतु हेडलेस होता है ना। कसाब ने क्या किया, कितने कम उम्र का लड़का था, उसका ब्रेन वॉश ही तो हुआ था, ब्रेन वॉश कर दिया गया कि हाँ ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये नेगेटिव केतु है। ड्रग्स एडिक्ट को क्या होता है कि आपको एक भ्रम दिया जाता है, अरे इसको पीने से ना तुम्हारी सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएंगी, और फिर वो उस गर्त में चले जाते हैं। तो उन्होंने वो भूमि खुद तैयार की है। तो पॉइंट हमेशा ये ध्यान रखने वाला है कि जो केतु का बंदा होता है ना, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो भूमि अपनी खुद तैयार करता है। वो पहले से बोई फसल नहीं काटता, वो दूसरे की फसल नहीं काटता केतु वाला। और राहु वाला इसका जस्ट उल्टा होता है। राहु वाले को काटने से मतलब है, उसे ये मतलब नहीं है कि किसकी है। इसीलिए मैं अक्सर बोलती हूँ चीज कि भाग्य भाव में राहु रहे वो फिर भी ठीक है, केतु नहीं होना चाहिए। मोदी जी के भाग्य में क्या है? मोदी जी के भाग्य में क्या है, बहुत सारे पॉडकास्टर और बहुत सारे इंटरव्यूज इस पे हो चुके हैं। और बहुत स्ट्रांग कुंडली है उनकी। स्ट्रांग कुंडली मैं इस सेंस में कहूंगी कि अभी जैसे राहु की बात करी ना कि वो दूसरे की फसल भी काट लेता है, तो एक तो स्कॉर्पियो वैसे ही काफी तेज होते हैं। दूसरी चीज की राजा बनने की कुंडली जो होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। जब बढ़िया पोजीशन कुंडली, जो अच्छी पोजीशन होती है जिसे अच्छी कुंडली कहते हैं, उसमें क्या होता है कि किया किसी ने भी हो, क्रेडिट वो बंदा ले लेता है। और इस मामले में तो आप सभी परिचित हैं कि भाई क्रेडिट लेने के मामले में हमारे माननीय मंत्री जी बहुत समझदार हैं। तो और क्रेडिट एक होता है कि क्रेडिट उन्हें मिल भी जाता है, भाई लेना ही सब कुछ थोड़ा ही होता है कि हम लेने का प्रयास करें मिले ही ना, तो लेकिन वो लेने का प्रयास करते हैं और मिल भी जाता है। तो कारण यह है कि सही समय पे सही वार करना आता है उस व्यक्ति को, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना आता है। आप ये सोचिए ना कि वो जो 2014 वाले मोदी जी थे, ठीक, आपने एक चीज देखी होगी कि हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। वो बात अलग है कि आज वो अच्छे दिन बुरे दिन में तब्दील हो गए, अच्छे रहे, वो तो वही जानते हैं लोग। पर पॉइंट ये है कि 2014 में वो लोग भी इलेक्शन जीत गए जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम इलेक्शन जीत पाएंगे। मोदी वेव था ना, केवल मोदी जी के नाम पे जीते ना,
केवल मोदी जी के नाम पे जीत गए। बिल्कुल। ये हुनर है मोदी जी की कुंडली का, तो ये अभी बल है। क्योंकि उनका जो प्रेजेंट टाइम में उनकी कुंडली कमजोर चल रही है, कारण है, आप सिंपल समझ लीजिए। 8 नंबर, मैं न्यूमरोलॉजिकल थोड़ी बात करूंगी, अंक शास्त्री हूं तो स्पेशली उस पर भी बात करूंगी। जो 8 का अंक होता है, मोदी जी का अंक जो है, 8 का अंक जो है वो, ये जो साल है, स्पेशली लोगों ने कहा मंगल का साल है, पर मैं नहीं कहती, मेरा कहना है ये केतु का साल है। और आप जब निकाल के भी देखेंगे अंक वाइज भी वो केतु का साल है, किसी पॉडकास्ट में ये भी डिफाइन करूंगी। तो ये साल जो है वो प्रॉपर 7 नंबर है, ठीक है। और 8 नंबर से जब आप 7 नंबर पे आएंगे तो उसके पिछला भाव हुआ। जब एस्ट्रोलॉजिकल आप इसको समझेंगे तो जन्म कुंडली में ये 12वें घर में आया 7 नंबर। जब आप 8 नंबर की कुंडली अगर बना रहे हैं तो 7 नंबर 12वें घर में आया, मतलब लास्ट घर में। तो स्कॉर्पियो के लिए वो उसका 12वां घर हो गया, ठीक है। तो उनका छोड़ने का, डिटैचमेंट का स्थान हो गया, उनके खत्म होने का स्थान हो गया वो। तो यह वर्ष मोदी जी के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मैंने हमेशा से बोला कि ये वर्ष अच्छा नहीं रहेगा उनके लिए। और ये वर्ष उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जिनका केतु बहुत अच्छी पोजीशन में है, उनके लिए रहेगा। तो मोदी जी के लिए प्रॉब्लमेटिक टाइम है, हर तरह से प्रॉब्लम रहेगी। आप मोदी जी की विदेश नीतियों पे कितने सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, आप देखिए ना प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। उनकी जो एक रूपरेखा थी, जिस तरह से उन्होंने तैयार किया फील्ड, और उस फील्ड पे ही खरे ना उतर पाना। भाई एक आप ये समझिए, भारत के लिए पिता समान राजा जो है वही तो पितामह है, और वही उसी के नजरिए से आपको देखा जा रहा है हर जगह। तो छवि जो भारत की जिस तरह से उन्होंने उठाई थी, उसी तरह से वो कहीं गिरती हुई दिखाई दे रही है कि भाई आप जिन्हें मित्र कह रहे थे वो आपके साथ मित्रवत व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चों के साथ नहीं कर रहे हैं। भाई जिस तरह से अमेरिका ने हमारे देशवासियों को भेजा, क्या वो सम्माननीय था? बिल्कुल नहीं था। हर भारतीय के लिए सर झुकाने वाली बात हो गई थी कि बेड़ियों में जकड़ के, अरे भेज देते समझ में आता है, बट आप बेड़ियों में जकड़ के भेज रहे हो, नॉट गुड ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, गले नहीं उतरता है। तो मोदी जी के लिए ये सारी चीजें एक तरह से खराब ही तो हैं, अच्छी कैसे हो सकती हैं? तो ये टाइम, ये वर्ष मोदी जी के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है। और अभी तो फिलहाल 4 महीने जब केतु शुक्र के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड वैसे भी कॉम्प्लिकेटेड होगा उनके वैसे लिए। उनका जन्मदिन भी आ रहा है और एज के हिसाब से भी उनका रिटायरमेंट का टाइम है, जो इनका मतलब रहता है कि भाई इस एज के बाद आपको हाँ। पीएम की कुर्सी नहीं दी जाती है। तो क्या मोदी जी की भी कुर्सी जा सकती है? कुर्सी जाने का दबाव तो है उनके ऊपर, ट्रांजिट में भी है, बट कुर्सी जाएगी नहीं मोदी जी की, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि स्कॉर्पियन हार नहीं मानते। जो स्कॉर्पियंस होते हैं, जो वृश्चिक वाले लोग होते हैं, वो हार नहीं मानते हैं। और ये मोदी जी का व्यक्तित्व तो देखिए, आप अभी देखिएगा कि ये सब होते होते भी कोई गोचर बढ़िया ऐसा ट्रांजिट कर जाएगा और मोदी जी का ऐसा कोई दांव खेल जाएंगे कि जनता उन पे मोहित हो जाएगी। ऐसा मत समझिए, वो इतने कमजोर खिलाड़ी नहीं है, इतने हल्के में भी लेने की जरूरत नहीं है कि थोड़ी सी बात आ गई तो वो हार मान जाएंगे। स्कॉर्पियन हार मानते नहीं है ऐसे, बस ये है कि वो थोड़ा सा अभी ठंडे इसलिए हैं कि भाई अभी मैनेज कर लो चीज़ों को, इसलिए है ये चीज़ें, और इलेक्शन सर पे है, ये भी बात है। तो ऐसा नहीं है, इसको आप इस तरह से मत सोचिए कि वो हार मान जाएंगे। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग जैसे कह रहे थे कि क्या वो संन्यास ले लेंगे, तो नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। संन्यास लेता हुए भी मुझे दिखाई नहीं देते। अभी वो इलेक्शंस भी लड़ेंगे और काम करेंगे इस क्षेत्र में, पर वो पोजीशन जो उन्होंने 2014 में गेन की थी, वो नहीं हो पाएगी। अब वो क्यों नहीं हो पाएगी, उसका कारण है। पहली चीज, 2014, ठीक है, जो 5 का अंक आ रहा है ना, सिंह राशि का, और जो स्कॉर्पियन है वो मंगल, तो दोनों की प्रवृत्ति एक जैसी होती है, दोनों अग्नि तत्व हैं, तो वो एक कॉम्बिनेशन अच्छा था। हर चीज का एक टाइम होता है ना। भारत की भी दशा ऐसी चल रही थी। अब आने वाले जो इलेक्शन होंगे उसमें भारत की भी दशा बदलेगी और मोदी जी की भी बदलेगी और हमारी आपकी भी बदलेगी। तो उसका भी रिजल्ट होता है ना, हमारी अच्छे के लिए बदले तो सही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बी पॉजिटिव, उसको हमारे अच्छे। मुझे लगता है कि अगर हम अच्छा बोल रहे हैं तो हम अच्छा काटेंगे, ऐसा नहीं होता है।
हमारे कर्मास भी तो उसमें डिपेंड करते हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं। कर्मों की बात भी आप कर रही हैं। एक बड़ा फेमस सा श्लोक है, मुझे लगता है जिसने भगवत गीता नहीं पढ़ी है तो 99% लोगों को ये तो पता ही है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, और कहते हैं कि भगवत गीता आज के सिनेरियो से भी बिल्कुल मैच करती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमें कर्म फल की इच्छा नहीं करेंगे, कर्म करते जाएंगे, पॉसिबल है? आपको लगता है ये पॉसिबल है? देखिए, ये सोच आ जाना भी एक चरम बिंदु वाली चीज है। भाई ये सोच कोई सामान्य जो व्यक्ति है, सामान्य जो स्थितियां हैं उसमें तो ये सोच नहीं आ सकती। मैंने से एक प्रकांड विद्वान में ये सोच नहीं देखी है कि वो बिना लाभ के या बिना किसी प्राप्ति के केवल कर्म करते रहें। और अगर आप बिना किसी प्राप्ति के कर्म करते रहेंगे तो क्या आप प्रॉपर कर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बस प्रॉब्लम ये है कि आप जिस प्राप्ति की उम्मीद कर रहे हैं ना, वो आप अगर थोड़ी सी स्पिरिचुअल रखेंगे तो बेहतर होगा। अगर जिस प्राप्ति की आप उम्मीद कर रहे हैं उसमें आप अगर ये रखेंगे कि इस प्राप्ति के साथ साथ, अधिकार के साथ साथ हमारे कर्तव्य भी हैं और ये प्राप्ति हमें कम या ज्यादा में भी होगी तो हम मैनेज कर लेंगे, तो आप कर्म कर पाएंगे। अदरवाइज आप कर्म नहीं कर सकते बेहतर, कर्म आप कर ही नहीं पाएंगे बेहतर। निस्वार्थ कर्म कितने लोग कर पाते हैं बताइए? नहीं कर पाते। तो फिर ऐसा क्यों? जितने लोग समाज सेवा का काम कर रहे हैं, मैं एक सिंपल सी चीज आपसे पूछना चाहूंगी। मेरे गुरु महाराज ने जो मुझे ज्ञान दिया, उनका सदैव एक ही कहना होता था कि दान एक कान से दूसरे कान को खबर नहीं लगनी चाहिए, वो दान होता है, उसे निस्वार्थ दान कहते हैं। पर आपको लगता है आज के टाइम में ऐसा है कुछ? आजकल तो रील्स बनाते हैं फिर दान देते हैं। सोच के देखिए, एक केला देने में 5 लोग खड़े हो जाते हैं। हाँ, और हम अगर कहीं राखी भी बंधवा रहे हैं या कहीं समाज में एक केक भी कटवाने गए तो उसकी 4 रील बना रहे हैं, तो हम निस्वार्थ कैसे हो गए? माता पिता अपने बच्चों के प्रति तो निस्वार्थ हो नहीं पाते हैं, बच्चा माता पिता को करने में तो निस्वार्थ हो नहीं पाता है, और तो सारे रिश्तों को आप छोड़ ही दीजिए, बाकी रिश्तों को। एक बहुत ही आप सरल से रिश्ते के बारे में मैं बात कर रही हूं अभी, और भी छोड़ दीजिए। भक्त भगवान से निस्वार्थ नहीं हो पाता। भक्त जो है वो भगवान से निस्वार्थ नहीं हो पाता। भक्त आप मोस्टली आप देखिए, अभी जैसे बहुत सारे लोग, आपसे भी लोग कहते होंगे और मेरे सामने तो असंख्यों ऐसी कुंडलियां आती हैं कि मैम क्या उपाय करें, और ये मतलब आप ये देखिए कि सारे उपाय किसी प्राप्ति के लिए ही किए जा रहे हैं। बिल्कुल। इसीलिए आप सच्चे मन से उपाय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो मन है वो तो प्राप्ति में बंधा है ना, आपका मन उपाय में नहीं बंधा है। आप उपाय अपने ऋण बंधन से मुक्त होने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप रेमेडी कर रहे हैं अपने प्राप्ति के लिए। भक्त भक्ति कर रहा है भगवान के लिए, कर रहा है कि भगवान की कृपा दृष्टि उस पर बनी रहे, ठीक। और ऐसे आपने बहुत सारे भक्त देखे होंगे जो बहुत सालों से पूजा कर रहे हैं, और जब उनके जीवन पे कष्ट आता रहता है तो एक टाइम के बाद उन्हें लगता है कि इतने समय से हम पूजा कर रहे थे पर हमारे जीवन में इतना कष्ट है। और बहुत सारे लोग भी कह देते हैं कि अरे उनको तो देखो कितना पूजा पाठ करती हैं फिर भी इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, कहते हैं ना। आपने मैक्सिमम देखा होगा कि जो, और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अच्छे लोगों की कुंडलियां खराब होती हैं और खराब लोगों की कुंडलियां बहुत अच्छी होती हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो राइजिंग पोजीशन पे लोग हैं ना, जो टॉप क्रीम पोजीशंस पे लोग हैं, वो पोजीशन इसलिए नहीं होल्ड करते हैं कि वो उतने अच्छे हैं। उतने तो छोड़ दीजिए, कितने अच्छे हैं वो तो उनकी आत्मा ही जानती है। पर फैक्ट ये है कि उनकी कुंडलियां बहुत अच्छी हैं। मेरे पास उन लोगों की कुंडलियां, मैंने देखी हैं कुंडलियां, और मैंने देखा कि ये राइज केवल इस मुकाम पर ये इसलिए है कि इनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है, अदरवाइज तो इनके कर्म बहुत खराब हैं। और जो लोग बहुत ही लोअर पोजीशन पे बहुत प्रॉब्लम झेल रहे हैं, बहुत सालों से प्रभु भक्ति में समर्पित हैं, मैंने देखा उनकी कुंडलियां बहुत ही ज्यादा खराब हैं। अक्सर मैंने खराब कुंडलियों वालों को बहुत अच्छा भक्त देखा है, बहुत अच्छा। तो कारण क्या होता है कि आप फिर ये उम्मीद लगाते हैं कि भाई हम इतनी भक्ति कर रहे हैं तो ईश्वर हमारा भला कर देगा, तो भक्ति भी निस्वार्थ नहीं आप कर पाए। और आप परमहंस कहाँ पे हो जाते हैं? परमहंस ही थे
या हम कहते हैं कि बालक बुद्धि परमहंस होती है। जैसे हमने अभी केतु की बात करी, जब जो भक्ति है ना, जब वो परमहंस भक्ति हो जाए, परमहंस आप समझ रहे हैं, जिसमें ये भक्त को एहसास ही नहीं है कि उसके ऊपर दीमक चढ़ रहा है, कि दुख और सुख क्या है, एक भाव ही तो है, एक प्राप्ति का भाव है। और निस्वार्थ आप कब होते हैं? जब आपको दुख सुख का भाव ना हो। निस्वार्थता क्या है? जब आपको किसी चीज का आपसे लगाव ही नहीं है, आपने जो कर्म किया कर दिया बस, वो निस्वार्थ कर्म होता है। तो ऐसा कर्म कितने लोग कर पा रहे हैं? मुझे एक व्यक्ति आप ऐसा बता दीजिए। अच्छा, शुरुआत में भी मैंने जो बोला उस पर मैं हाँ। आपसे पूछना चाहूंगी, क्या मानती हैं आप, कितना अंतर है पाखंड में और धर्म में? क्योंकि आजकल हर कोई ज्योतिषी बना हुआ है। पाखंड, हाँ, बहुत, ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा कहा कि ज्योतिषी बना हुआ है, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगी कि ज्योतिषी बनने में और ज्योतिषी होने में क्या डिफरेंस है, पता है आपको? ज्योतिषी बाई बर्थ होता है, ज्योतिषी बाई बर्थ होता है, और ज्योतिषी बनता है राहु जनित व्यक्ति। जो चीज आप बन रहे हैं ना, बनना मतलब ओढ़ना, आप ओढ़ रहे हैं, तो जो ज्योतिष बन रहे हैं ना, वो राहु है, साक्षात राहु है। और ज्योतिषी कभी बनता नहीं है कोई। सिंपल सा जो मेरा स्व अनुभव रहा इतने वर्षों का, और मैंने जितना भी गुरुओं से ज्ञान लिया, जो मेरे गुरु महाराज, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आप मेरे ही पे देख सकती हैं, आप इसे पता भी कर सकते हैं। मैं, मेरे जन्म से पूर्व, मेरे जन्म से पहले मेरे नाना ने मेरी माता जी से, मेरे गुरु महाराज ने मेरी मदर से बोला था कि तुम्हारी तीसरी संतान मेरे कार्य के वाहक होगी, ठीक है। मेरे 3 मामा थे और तीनों ही लोग टॉप पोजीशंस पे, उस समय ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, फिर उनके बेटे विधायक भी हुए और सब अच्छी अच्छी पोजीशंस होल्ड कर रखे थे। फिर भी मेरे नाना जी ने अपने बेटों को एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखाई। मेरे गुरु महाराज ने उन्हें एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखाई, सिखा सकते थे, बट उन्होंने मेरी मदर से बोला कि तुम्हारी तीसरी जो संतति होगी वो मेरे कार्य की वाहक होगी। और मेरे जन्म के बाद मेरी छठी हुई और 7वें दिन वो मुझे लेकर के चले गए। उसके उपरांत उन्होंने मेरा 7 वर्ष की अवस्था में दीक्षा संस्कार किया और फिर मुझे अध्ययन मतलब कराया, जो ज्योतिष का ज्ञान मुझे पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। तो अब आप ये सोचिए कि अगर वो उस स्तर के ज्योतिषी नहीं होते, ठीक, और उन्होंने मेरी मदर की कुंडली से ये चीज नहीं देख ली होती, तो आज मैं आपके सामने नहीं बैठी होती, नहीं बैठी होती। और ज्योतिषी बनने और ज्योतिषी होने में डिफरेंस क्या होता है? जो ज्योतिषी बनते हैं ना, वो मोस्टली अष्टम की दशा में या राहु की दशा में, शनि की दशा में या बुध की दशा में ज्योतिष की पढ़ाई पढ़ते हैं और फिर ज्योतिषी बन जाते हैं, ठीक है। तो उनका प्रेडिक्शन ऐसे होता है कि ये चीज हो सकती है, ठीक, ये चीज हो सकती है, बट जो ज्योतिषी होता है ना, वो बोलता है ये चीज होगी। ये डिफरेंस है ज्योतिषी बनने में और ज्योतिषी होने में। ज्योतिषी बनते, आप इतने सारे स्कूल्स देखिए एस्ट्रोलॉजी के खुले हुए हैं, हर साल में मैं खुद क्लासेस देती हूँ, तो आप ये सोचिए कि एक साल में 300 बच्चे पास आउट हो ही जाते होंगे, मिनिमम हो ही जाते होंगे इतने सारे, बल्कि मैं बहुत कम संख्या बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा होते हैं। पर मैं ये कह रही हूँ कि उसमें से कितने आपने एस्ट्रोलॉजर देखे जिनकी प्रिडिक्शन एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेसी है उसमें। कारण समझिए ना कि ज्योतिष का जो मूल है ना, वो फलित है। ज्योतिष का जो मूल है ना, वो सिर्फ प्रिडिक्शन है। सामने वाले को इससे कोई मतलब नहीं है तमन्ना जी कि आपको 40 वर्ष का अनुभव है कि 4 वर्ष का अनुभव है, कोई मतलब नहीं है ना। सामने वाले को बस इस चीज से मतलब है कि वो अपनी प्रॉब्लम लेके आया और आपने जो बताया उससे वो शॉर्ट आउट हुआ कि नहीं हुआ, इसी से तो मतलब होता है, केवल इतने ही से मतलब होता है, उसको इससे मतलब नहीं है। आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, आपका अनुभव बहुत सालों का है, आपकी 5,000 फीस है या 10,000 फीस है, कुछ भी है, और आप निःशुल्क देख रहे हैं तो भी, बट आपने जो बताया अगर उससे उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप उसकी प्रॉब्लम ही नहीं पकड़ पाए, तो बाहर जाके क्या कहेगा? अरे यार बिल्कुल बकवास एस्ट्रोलॉजर, पता नहीं कैसे इतना फेमस है, कहेगा ना। और आपको, आप बिलीव नहीं मानेंगे, आपको एस्ट्रोलॉजी का ए भी ना आता हो, आपको ज्योतिष का जा भी ना आता हो, आपने ज्योतिष कभी ना पढ़ी हो, बट अगर आपने
ज्योतिषी के रूप में जन्म लिया है ना, ऐसे ऐसे विद्वानों को मैं जानती हूँ जो कहीं मुझे कभी मिले, उन्होंने बोल दिया या किसी ऐसे लोगों को बोल दिया और उसके साथ वो घटित हो गया, जाके अगले क्षण घटित हो गया। मैंने खुद ऐसी कुंडलियां देखी और बोला है लोगों को। मैंने एक व्यक्ति हैं, नाम नहीं लूंगी, नाम नहीं लेना चाहिए किसी कैसे, वो यहीं पे दिल्ली में, पहले तो कहीं और रहते थे, अभी फिलहाल दिल्ली में IPS हैं, और मैंने बोला था कि आपकी सिस्टर, मतलब ये शादी नहीं होगी, आपकी सिस्टर भाग जाएगी, ऐसे मैंने उनको बोला था। वो बहुत गुस्सा हुए थे और बहस भी हो गई थी, बहस होने वाला बात भी थी। बट जब वो और मेरे से मतलब एक हॉट टॉक जैसा हो गया था, मुझे अपमानित भी उन्होंने कर दिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा भाई बात ही है, किसी को आप बोल दोगे कि शादी ये नहीं हो पाएगी और लड़की भाग जाएगी तो उसे ऐसा ही लगेगा। उन्होंने मुझे चैलेंज भी किया कि अब तो मैं ये शादी करके रहूंगा, और इस मतलब ट्रांजिट, फिर मैंने कहा अगर करना भी है तो इस ट्रांजिट से पहले कर लीजिए। तो बोले कि नहीं, इस ट्रांजिट के बाद ही करूंगा मैं, ठीक। और वो लड़की शादी के 3 दिन पहले भाग गई। अब बताइए आप, तो ये प्रैक्टिकल चीज है। मैंने कहा ना कि जो ज्योतिषी है उसका प्रिडिक्शन बता देगा कि वो ज्योतिषी है कि नहीं है, प्रिडिक्शन बता देगा। ये तो प्रिडिक्टिव चीज है ना, ऐसा तो है नहीं कोई। और आप किसी से पूछने जाएं, अगर आपके साथ वो चीज नहीं हो रही है और आपको चीज नहीं दिख रही, मैं कह रही हूं कि वो 10 बात बता रहा है तो उसमें 2 तो होंगी फलित, भाई 2 तो होंगी फलित ना किसी की। और ज्योतिषी जो होता है ना एक्चुअल में, उसकी 2 नहीं 10 फलित हो जाती हैं। बातें करते करते टाइम का पता नहीं चल रहा, लग रहा है बातें करते रहे, लेकिन मेरे दिमाग में बड़ी देर से एक सवाल चल रहा है। हाँ, वो प्लीज पूछ लेते हैं, उसके बाद इसको एंड करते हैं। आजकल के हम सिनेरियो की बात कर रहे थे, इस चीज़ को आप स्पिरिचुअली कैसे देखती हैं? आजकल जैसे रील्स बना रही हैं लड़कियां, बना रही हैं गाली गलौज और अपना स्किन शो करना, ये सब चीज़ें हो रही हैं। आपने पाश्चात्य की बात की, वेस्टर्नाइजेशन की बात की, इसे आप कैसे देखती हैं और आने वाले समय में हम कहाँ जा रहे हैं? सभ्य और असभ्य को पहले तो मैं बताऊंगी, जैसे कि आपने बड़ा अच्छा शब्द यूज किया, स्किन शो करती हैं, ठीक। आप बहुत सभ्य हैं तमन्ना जी, इसलिए आपने कितना अच्छा शब्द यूज किया। अभी कोई ऐसे ही वैसा एवे बंदा होता और तो वो कहता कि ये जो अंग प्रदर्शन कर रही हैं, मैं थोड़ा सा क्लियर बोलती हूँ तो आप प्रदर्शन अपना करना, ठीक। जिस व्यक्ति को ये लगता है ना कि वो प्रदर्शन करके सफल हो जाएगा, उसके लिए मैं सिर्फ एक शब्द कहूंगी कि अगर ऐसा होता तो सारी वेश्याएं सफल हो गई होती कि नहीं हो गई होती? सोच के देखिए, पर ऐसा तो नहीं हुआ। तो आप केवल प्रदर्शन करके सफल नहीं हो सकते, उसमें कंटेंट भी होना चाहिए, पहली चीज। और अगर आप में कंटेंट का सेंस है ना, तो आपको प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप तो इसी फील्ड में हैं, बहुत सारे लोगों को जानती होंगी, मैं भी जानती हूँ, जिन्होंने बिल्कुल भी प्रदर्शन नहीं किया और टॉप की पोजीशन पे हैं। चलिए हम लड़कियों को मान लें कि वो प्रदर्शन कर रही हैं। मनोज डे, आप देखिए किस फील्ड से, किस बैकग्राउंड से वो बच्चा है और कितने अच्छे फॉलोअर्स हैं उसके, देखिए आप। उसकी तो बेचारे की शक्ल भी कोई बड़ी चार्मिंग नहीं है। भाई मैं कह दूं कि जो लोग बहुत चार्मिंग फेस के हैं वो तो चलो फेस ही उनका अट्रैक्टिव है तो कर ले रहे हैं, बट वो तो बॉय भी है। और बहुत सारे ऐसे बॉयज हैं जो बिना किसी प्रदर्शन के ग्रो कर रहे हैं ना। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बिना किसी प्रदर्शन के ग्रो कर रही हैं ना, क्योंकि उनके पास कंटेंट है। तो जिसके पास कंटेंट है ना सोचने के लिए, उसको इन सब चीजों पे अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गंवाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये काम वो लोग करते हैं और कर भी क्यों रहे हैं ये भी बता रही हूँ। आज का जो टाइम है ना, जिसे हम आपकी भाषा में कलयुग कहते हैं, मैं तो ये नहीं मानती कि कलयुग है, क्योंकि कलयुग, देखिए ऐसा नहीं है कि आज ही कलयुग है, कलयुग पहले भी था। जो बुरा कर रहे थे उनके लिए तो कलयुग हमेशा से, बुरे के लिए तो हमेशा से कलयुग ही रहा ना। जो अच्छा कर रहा था उसे लग रहा था कि कलयुग है, तो आज के टाइम में ही कलयुग है ऐसा नहीं है। कलयुग पहले भी था, आज भी है, बट ये है कि आज क्राइम वाला जो नेगेटिव चीजें, जैसे पहले सिर्फ पुरुष अत्याचार करते थे, आज महिलाएं भी कर रही हैं। तो उसी तरह की महिलाएं जो इतना अंग प्रदर्शन करने लगी हैं, और ये चीजें, ये क्वेश्चंस उठ के क्यों आ रहे हैं? ये इसलिए आ रहे हैं कि वो लड़कियां जो समाज में गांव देहात में थी,
जिन्हें हम आप घूंघट के बिना नहीं देखते थे, जो समाज में ऐसे बैकग्राउंड से आ रही हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसी रील्स बनाएंगी, वो बना रही हैं। तो वो क्या है? ये है सब राहु का मार्केट। ये जो सोशल मीडिया है ये पूरा राहु है, ये पूरा शुक्र राहु है, पूरा शुक्र राहु है सोशल मीडिया। तो ये जब सोशल मीडिया का जो राहु जब आता है ना, तो वो अच्छे अच्छों को ग्रसित कर लेता है तमन्ना जी। तो ये गांव देहात की लड़कियां क्या चीज हैं? आप सोचिए, देखिए पहले क्या था कि पहले जो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहती हैं, जो फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहती हैं, वही लोग ये काम करते थे, वही करते थे ना, अंग प्रदर्शन करके खुद को ग्रो कर रहे हैं। बट अब क्या है कि सामान्य से दिखने वाली गुप्ता जी की बहू भी रील बना रही है, और गुप्ता जी को एतराज भी नहीं है। ऐतराज भी नहीं है। और गुप्ता जी को ऐतराज क्यों नहीं है वो समझिएगा, क्योंकि गुप्ता जी की भी आंखों पे राहु रूपक पर्दा पड़ा हुआ है, चश्मा पहन रखा है उन्होंने। उनके भी मन में ये छवि बैठी हुई है कि अरे आजकल कैसे कैसे लोग ग्रो कर जा रहे हैं, भाई सुंदर तो मेरी बीवी है ही, हो सकता है कि इसके लटके झटकों से हम भी वायरल हो जाएं। ये है सब। एक जो आपने अभी निस्वार्थ वाला क्वेश्चन किया था ना, तो निस्वार्थ कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है तमन्ना जी। बहुत सही। माता पिता जब इंटरकोर्स करते हैं ना, तो भी उनका एक स्वार्थ होता है कि हमें एक संतति आ जाए या हमें एक संतुष्टि की भावना। तो निस्वार्थ कहाँ हो गए? निस्वार्थ कहाँ हैं? हम हैं कहीं निस्वार्थ? और निस्वार्थ होने के लिए ना हमें सबसे पहले स्वार्थी होना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए कि किसी भी चीज की टॉप पोजीशन को होल्ड करने के लिए उसके पहले भाव को आपको समझना चाहिए। हमेशा इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि अरे हम परोपकार करने का हमें स्वभाव है, हम बाहर वालों को जो लोग करते हैं स्पेशली, कि आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो बाहर बहुत अच्छे हैं, बहुत हम्बल हैं, बहुत करते हैं। आप मैक्सिमम देखिएगा उनकी घर की फैमिली प्रॉब्लमेटिक है, उनके घर में रिश्ते खराब हैं, वो घर में खराब स्थिति में हैं। तो उसका कारण क्या है कि आपने अपने घर वालों की स्थिति को तो देखा नहीं, अपने स्वार्थों की पूर्ति नहीं की, इसलिए फैमिली खराब पोजीशन में है। और बाहर आप परोपकार इसलिए कर रहे हो कि आपको लोग परोपकारी समझें, तो आप परोपकारी हो नहीं। इसीलिए परोपकार का हमेशा ये ध्यान रखिए कि परोपकार तब आप कर सकते हो जब आप अपना उपकार कर लो। इसी तरह निस्वार्थ आप तब हो सकते हो जब आप स्वार्थी हो जाओ। जब आप स्वार्थी हो जाओ तो स्वार्थी आप कैसे होगे? मैंने एक बहुत सिंपल सी आपको अभी बात कही थी कि हम इंटरकोर्स कर रहे हैं तो हम एक संतान के बारे में या संतुष्टि के लिए सोच के कर रहे हैं। आप जब ये स्वार्थ आप में आ जाएगा ना कि हमें इंटरकोर्स करना ही नहीं है, हमें किसी संतुष्टि की जरूरत ही नहीं है, हम ऐसे ही संतुष्ट हैं, ये है निस्वार्थ। ये निस्वार्थ होता है। तो जब आप स्वार्थी हो गए तब आप निस्वार्थी हो पाए, जब आप उपकारी हो गए तब आप परोपकारी हो पाए। बिल्कुल। आप जब तक परमहंस है ना, तो जब आप हंस होंगे तभी आप परमहंस हो पाएंगे। जब आप पानी और दूध को छांट पाएंगे ना, तभी तो आप परमहंस हो पाएंगे। बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करने का। और तो ये मतलब मैंने जो लाइफ में देखा कि अनुभव जो होता है वो बहुत बड़ी चीज है। और ज्योतिषी जो वास्तव में कहते हैं ना, ज्योतिषी है, वो कभी भी आपको कर्महीन नहीं करेगा। वो आपसे कभी नहीं कहेगा, कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि आप कर्म नहीं करो। बट आजकल के जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना, एक तो मैडम को मैंने ये भी कहते हुए सुना था कि शुक्र को मजबूत करना हो तो आप अपनी वाइफ को ले जाके ड्रिंक कराइए, उसके साथ ड्रिंक करिए। ये भी मैंने सुना एक पॉडकास्ट में। अब आप ये सोचिए कि आपको लगता है इससे शुक्र मजबूत हो जाएगा? अरे जिसका शुक्र मजबूत होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड, बीवी घर में होती है, वो गर्लफ्रेंड को घुमा रहा होता है, वो ड्रिंक ऑलरेडी कर रहा होता है। समझ रही हैं आप? तो इससे शुक्र मजबूत नहीं होता है, एक्चुअल में तो वो अपना शुक्र मजबूत कर रही होती हैं। तो ये चीजें होती हैं कि हम ज्योतिषी बनने में और ज्योतिषी होने में यही डिफरेंस होता है कि जो ज्योतिषी होता है ना, वो आपको आडंबर कभी नहीं बताएगा। वो आपको ये कभी नहीं बताएगा कि आप जाके शिव जी पे जलाभिषेक कर लीजिए तो आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। वो आपको कभी नहीं बताएगा कि 16 सोमवार के व्रत रख लो तो तुम्हें पति अच्छा मिल जाएगा। तुम पति को गाली दोगे तो पति तुम्हें कैसा अच्छा मिल जाएगा? पॉसिबल है क्या?
नहीं मिलेगा। अगर ये हो सकता है कि अगर आप 16 सोमवार के व्रत रख रही हैं ना सच्चे मन से शिव जी के, तो आपको जो भी पति मिला है आप उसमें परमेश्वर देखने लगेंगी। ये हो सकता है, आपको जो भी पत्नी मिली आप उसी में लक्ष्मी का स्वरूप देखने लगेंगे। ये होता है उपाय। उपाय ये नहीं होता है कि आप जाकर के दूध चढ़ा दो तो ये हो जाएगा। अरे भाई तुमने दूध चढ़ाया या सोच करके कि हमें ये मिल जाएगा, तो भगवान तुमको सिर्फ पति ही दे देंगे। फिर उस पति से परेशान हो जाओगी जिंदगी भर के लिए, समझ रहे? फिर उस पति का पता नहीं मिलेगा कहाँ गया। तो उपायों को, कर्म विहीन उपाय का कोई मतलब नहीं होता है तमन्ना। हम लोग जब तक कर्म के महत्व को नहीं समझेंगे ना, तब तक हम फल के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। बस ये ध्यान रखिए। तो मेरा ये अनुभव रहा है कि ज्योतिषी होने में और बनने में बहुत धरती आसमान का अंतर है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि राहु और केतु हैं, बुध और गुरु हैं, और जैसे चंद्र और शुक्र हैं, जैसे सूर्य और चंद्र हैं। चलिए, आपके साथ एक और पॉडकास्ट अब ड्यू रहा, एक और पॉडकास्ट करूंगी आपके साथ Thank you so much. थोड़ा और इलेबोरेट कर सके। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, और बड़ी सारी मिथ्स हैं, भ्रांतियां हैं एस्ट्रो को लेकर, न्यूमरोलॉजी को लेकर। मुझे लगता है एक एपिसोड क्या, एक घंटा क्या, एक दिन भी कम पड़ेगा। बिल्कुल बहुत डीपली इस सब चीजों पे जाना जाएगा। तो चलिए, दर्शकों इजाजत दीजिए, और आप बताते रहिएगा कि आपको कौन से टॉपिक्स पे बात करनी है। और तहे दिल से आपका शुक्रिया। आप कुछ मैसेज देना चाहें तो जरूर दे दें। आप सबसे मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगी, जाते जाते आप सबको एक उपाय देना चाहूंगी आपके मंच के माध्यम से, कि उपाय ऐसा करो कि वो तुम्हारे कर्म से जुड़ा हुआ हो, पहली चीज। और दूसरी चीज कि जब तुम्हें कुछ भी ना समझ में आ रहा हो ना जीवन में, जहां पे तुम्हें ये लग जाए कि अब मुझे प्रकाश की एक किरण भी नहीं नजर आ रही है, ऐसा भी जीवन बहुत लोगों का हो जाता है, उस स्थिति में तुम पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके हनुमान जी की साधना करने लगना, किसी भी रूप में करने लगना। हनुमान जी का एकाक्षरी मंत्र कर लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, हनुमान जी की छवि को निहारते रहो, आपको प्रॉब्लम सॉल्व होने की वो किरण दिखाई दे जाएगी। देखिए, कर्म तो उसके बाद आपको ही करना है। मैंने आपसे पहले भी बोला कि कर्म भगवान नहीं आके करते, कर्म आपको करना पड़ेगा। पर यह है कि आपको कर्म करने का रास्ता दिख जाएगा। और क्यों दिख जाएगा ये भी बता दूं। पीपल का पेड़ मैंने क्यों कहा, पीपल और बरगद दो ऐसे वृक्ष होते हैं ना, जिन्हें आप कहीं भी उग जाते हैं, अपनी जड़ों को जब पकड़ लेते हैं तो उन्हें निकालना आसान नहीं होता, पहली चीज। दूसरी बात कि इनका वंश वृक्ष नहीं है। आपने ध्यान दिया है कि इनके फल नहीं होते, ये फल विहीन है, मतलब ये पूर्णता निस्वार्थ है। समझिए आप, ये पूर्णता निस्वार्थ है। दूसरी बात कि यह ऑक्सीजन इस लेवल पे देता है ना, पीपल छांव देता है, ऑक्सीजन देता है, और आपने तो उसे उगने के लिए भूमि भी नहीं दी होती है महाराज। आपके घर के आंगन में पीपल उग जाए तो आप लोग कहते हैं उखाड़ के फेंक दो, पीपल का उगना शुभ नहीं होता। तो मानसिकता तो आपकी ये है कि आप उसे जगह भी नहीं देते, और वो आपको 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, गुरुदेव का छत्र देता है। और पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो शनि की सारी नेगेटिविटी को सोख जाता है। आई समझ में? तो इसलिए ये एक बहुत ही सटीक और कारगर उपाय है कि आपको जीवन में, और बिना हींग और फिटकरी वाला उपाय है। मैंने आपसे बिल्कुल नहीं कहा कि आप पीपल पे जाके ये चढ़ा दीजिए, वो चढ़ा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जीवन में जिस दिन आप खुद को चढ़ा देंगे ना ईश्वर को, उस दिन कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। बाकी सब आडंबर है, बाकी सब कुछ कर्म कांड होता है। और कर्म कांड उनके लिए होता है जिनको रास्ते ना पता हो। जब भी आपको सटीक उपाय करना हो तो इसमें कुछ भी नहीं लगना। आपके आसपास, हर व्यक्ति के आसपास आप ढूंढोगे तो आपको पीपल का वृक्ष मिल जाएगा। आप वहां जाएं, बैठें, धीरे धीरे आपको रियलाइज होने लगेगा कि आपके अंदर वो ऑक्सीजन आने लगी है। ऑक्सीजन एनर्जी होती है, बल होता है, समझे? तो बस मैं इतना ही संदेश दूंगी आपके माध्यम से। और बहुत अच्छा लगा तमन्ना, मुझे भी आपके साथ बात करके, और उम्मीद करती हूँ कि जल्दी हम फिर किसी टॉपिक पे मुझे मिलना पड़ेगा। मैं मिलना ये तो मेरा सौभाग्य रहेगा। और आप सभी दर्शकों का भी हृदय से धन्यवाद करूंगी। आप यदि मुझे देखना चाहते हैं, मुझसे पर्सनल कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो आप एस्ट्रो अल्पना के
चैनल पे एस्ट्रोअल्पना के नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं गूगल पे, मैं आपको मिल जाऊंगी। आप तमन्ना जी के चैनल पे मुझे सर्च कर सकते हैं, आपको इनके चैनल पे भी मैं मिल जाऊंगी। और अदरवाइज आप किसी को सर्च मत करिए, सिर्फ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, तो उससे भी आपको मेरे रेमेडीज मिलती रहेंगी। बिल्कुल, और अनोखा ज्ञान भी मिलता रहेगा जिसके लिए हम जी। सबको ज़रूरत है। तो चलिए जाते जाते एक बार फिर से कह दूंगी, तमन्ना टॉकीज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। और ऐसे ही प्यार देते रहिए, हमारी जो फैमिली है ये बढ़ती रहेगी। और अगर किसी भी तरह का कोई फीडबैक है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।